एवरीवन होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं उत्तम चौहान आप सभी का 6th to 10th एनसीईआरटी के साथ स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 6th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसकी हिस्ट्री जो है वो चली हुई है, जिसके अंदर हम 4 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। जिसके अंदर हमने जाना कि जो ये पुराना समय था या फिर पुरातात्विकविद थे, उन्होंने पाया कि मानव का अस्तित्व कैसे आया, वो कैसे रहना स्टार्ट किया, उन्होंने कैसा खाना स्टार्ट किया, कैसा पीना स्टार्ट किया, सब चीज़ें अपन ने जानी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि किताबें और कब्रें भी हमें बताती हैं कि पहले लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, मतलब उनका जो डाल चलन है वो सारी बातें बताते थे। ठीक है, उसके बाद आज का जो हमारा चैप्टर है, अब देखिए समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मॉडर्न पद्धति जो है वो आती जाती है, आपको पता होगा। तो अब भी समय बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब ये है कि अब समय बीसी में चल रहा है, बैक चल रहा है, मतलब ईसा पूर्व का समय चल रहा है। ठीक है, वर्ष पहले का समय चल रहा है। तो राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, अब राज्य कैसे बने, उनके राजा कौन होते थे और प्राचीन गणराज्यों को क्या कहते थे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कोई भी राजा बनता, जैसे भारत का जो राजा बनता, प्रधानमंत्री बनता, वो चुनाव के द्वारा बनता है। ठीक है, तो ये एक पद्धति है, लोकतांत्रिक पद्धति है, आप सभी को पता है। आज के समय की बात कर रहा हूं मैं ये, लेकिन हजारों साल पहले, जब हजारों साल पहले सबसे पहले राजा बनने स्टार्ट हुए होंगे, राज्य का उदय हुआ होगा, तब राजा किस प्रकार से बनते थे, उनका गणराज्य किस प्रकार का होता था और उनके राज्य में शासन किस प्रकार का होता था, ये बातें अपन जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के साथ, राजा, राज्य और गणराज्य। ये एक बच्चा है, इसने एक सवाल पूछ रखा है, शंका है कि मतलब संख्या क्या है कि नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। ठीक है, शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो तब बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि हालांकि आज तो ऐसे चुनाव करने जा रहे हैं, हजारों वर्ष पहले कैसे हुआ होगा, कुछ लोग शासक कैसे बने, पहले के समय की बात कर रहा हूं। देखिए, आज से लगभग 300 साल पहले की बात है। देखिए, अब मैं ये बात बता रहा हूं ना, 300 साल पहले, एक बात याद रखना, 300 साल पहले का मतलब पता क्या है। 300 साल पहले का मतलब ये नहीं है 300 BC, 300 साल पहले का मतलब ये 3000 का मतलब ये 2000 तो अब चला हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग 1000 BC की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 1000 BC की। एनसीईआरटी जो डेटा को लेती है वो वर्ष पहले की बात करती है। ठीक है, तो अगर आपसे BC कहे ना, 3000 साल पहले का मतलब है 1000 BC सन है ये भी, क्योंकि 2000 के बाद AD आ गई और उससे पहले के समय को क्या कहते थे भी, BC कहते थे। ये हम फर्स्ट चैप्टर में ही जान चुके हैं। ठीक है, तो अब होता था क्या था, मैं आपको बताता हूँ। पहले लोग शासक कैसे बनते थे। देखिए, एक अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। क्या किया जाता था भी? अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। क्या होता था, जैसे कि आपने रामायण देखी होगी, लॉकडाउन में बहुत देखी होगी, तो उसमें क्या था भी, श्री राम जो है एक घोड़ा छोड़ते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके ही बच्चे, उसके ही लड़के लव कुश जो है उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। तो ऐसा पाते हैं कि लव कुश को किसके साथ, श्री राम के साथ जो है क्या करना पड़ेगा अभी, युद्ध करना पड़ेगा। तो होता क्या था, ये सीन होता था पहले के समय में कि एक यज्ञ किया जाता था और उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और जो भी राज्य उस घोड़े को पकड़ता था उसी को उसके साथ क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, जैसे श्री राम ने घोड़ा छोड़ दिया था, सभी राज्यों से होता हुआ जा रहा था वो घोड़ा। ठीक है, श्री राम जी ने घोड़ा छोड़ दिया था, वो सभी राज्यों से होता हुआ जा रहा था। जिस भी राज्य से होकर चला गया, किसी ने पकड़ा, कहने का मतलब उस राज्य ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता का मतलब वो राज्य उसके नीचे आ गया। अब दूसरे राज्य में गया, उसने भी नहीं पकड़ा, तीसरे राज्य में गया, उसमें किसी ने पकड़ लिया, मान के चलो, तो श्री राम जो है इसके साथ युद्ध करना पड़ेगा और इस राज्य को क्या करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यज्ञ के आधार पर पहले लोग क्या करते थे भी, मतलब अपना शासक चुनते थे, राजा को चुनते थे। यही बात इसके अंदर पूरी की पूरी बताई गई है। ठीक है, उसके बाद भी, ठीक है, अब उसके बाद देखिए, यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय और उनके का गुणगान करता था। अब देखिए, राज सिंहासन पर बैठता था राजा, यहाँ पर देखना, उसे राज सिंहासन पर या बाघ की खाल पर बिठाया जाता था। राजा पर को कहाँ बैठाया जाता था भाई, क्वेश्चन आ सकता है कि राज सिंहासन और बाघ की खाल पर बैठाया जाता था, किसको भी, राजा को। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। सारथी क्या होता था भी, सहचर का मतलब साथी। तो राजा का साथी कौन होता था भी, सारथी होता था। आपने पढ़ा भी, आपने महाभारत देखी थी, उसमें जाना भी होगा। और सारथी ही उसकी विजय का गुणगान करता था। सारथी किसका गुणगान करता था भाई, विजय की। तो राजा की विजय का गुणगान कौन करता था भाई, उसका सारथी करता था। ठीक है, राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां
पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बढ़ता है, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करते थे। ठीक है, तो भाई जिस यज्ञ हो रहा होता था तो यज्ञ के अंदर बहुत से लोग बैठते थे। ठीक है, जैसे उसके अंदर उसकी पति पत्नी मतलब पत्नी है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पुरोहित है, सारथी है, सारे होते थे। ठीक है, तो हर बंदे का कोई ना कोई काम बटा हुआ होता था। ठीक है, तो सारथी क्या करता था, सारथी गुणगान करता था, ये राजा ऐसा है, इतनी विजय प्राप्त की, ऐसे ऐसे की। ठीक है, वैसे ही जो पुरोहित जो होता था, पुरोहित होते थे भी ब्राह्मण। ब्राह्मण को क्या कहते थे भी, ब्राह्मण को पुरोहित कहते थे उस समय पर। ठीक है, विष वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। ठीक है, विष और वैश्य जैसे लोग क्या करते थे भी, उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो क्वेश्चन ये भी आता है, तो किन्हें जो है अनुष्ठानों में या यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था, तो भी शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था। उसके बाद देखना, ये देखना वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का मतलब उस टाइम पर, मतलब ऋग्वेद रचे जाने के कारण, देखिए इसके अंदर देखना वर्ण व्यवस्था होती है भी जाति। ठीक है, आज जिस चीज़ को मतलब अपन नेगलेक्ट कर रहे हैं, अपन ये कह रहे हैं कि भी सारा समाज जो है एक होना चाहिए, कोई भी धर्म जाति नहीं है। तो उस टाइम पर वर्ण व्यवस्था थी, जाति थी। तो उसके अंदर क्या था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से होते थे, देखिए ये बात भी याद रखना। ऋग्वेद के बाद जो भी ग्रंथ रचा गया ना, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद उत्तर वैदिक वेद कहलाते थे। ठीक है, और अन्य जो भी ग्रंथ लिखा गया वो उत्तर वैदिक थे। ठीक है, तो इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बता देता हूँ। इसने 4 वर्णों में विभाजित किया था, जिसमें पहला स्थान जो है वो ब्राह्मण का था। पहला स्थान जो है किसका था भी, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे, 4 थे। पहला स्थान किसका था भी, पहला स्थान ब्राह्मण का था। और ब्राह्मण का कार्य क्या था भाई, शिक्षा देना, वेदों का अध्ययन करना वगैरह जो है ब्राह्मणों का कार्य था। दूसरा स्थान जो है शासकों या क्षत्रियों का था। दूसरा स्थान जो है क्षत्रियों का था। इनका कार्य था भाई युद्ध लड़ना, राज्य पर राज करना, ऐसा कार्य जो इनका था। तीसरा स्थान विष या वैश्य का था। तीसरा स्थान किसका था भी, विष या वैश्य का था। ये व्यापार करते थे। ये क्या करते थे भी, व्यापार करते थे। यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। देखिए क्षत्रिय और वैश्यों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ये भी बात याद रखना। ये तीसरी वर्ण व्यवस्था है। और चौथी वर्ण व्यवस्था जो अंतिम स्थान दिया गया था वो क्षुद्र थे। कौन थे भी, क्षुद्र थे, जिन्हें जो है यज्ञों में मतलब आने की अनुमति नहीं थी। और महिलाओं और क्षुद्रों को, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, महिलाओं और क्षुद्रों को जो है वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है भाई, तो ये वर्ण व्यवस्था थी, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है भी, जन्म के आधार पर होता है। ये बात याद रखना भी, ऋग्वेद वेदों के अनुसार जो है वर्ण का जो निर्धारण है वो किस आधार पर होता है, काम के आधार पर नहीं होता। बहुत बार क्वेश्चन आता है किस आधार पर होता है, तो जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होगी। ठीक है, ये आज भी यही होता है। ठीक है, बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। कहने का मतलब पहले तो जन्म के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा काम के आधार पर भी। कहने का मतलब कोई जैसे मान के चलो कोई मतलब शिकार करने लगा, शिल्पकार करने लगा, उनको क्या करने लगा भाई, छोटा पद्धति माना जाने लगा। ठीक है, उसके बाद इस टाइम पर शवों को जलाने और दफनाने दोनों का प्रकार का कार्य किया जाता था। ऋग्वेद के समय में इन लोगों के संपर्क में अपवित्र माना जाता था। कहने का मतलब जो है जो लोग इस काम में वो होते थे, इन्वॉल्व होते थे, उनको क्या माना जाता भाई, अपवित्र माना जाता। आज भी आपने देखा होगा, कभी कोई शव वगैरह को जला के आते हैं तो अपन मतलब पानी का छिड़काव करते हैं, नहाते धोते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं उस टाइम से ही चली आ रही हैं। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को क्या नहीं किया था, स्वीकार। अब ये कहोगे सर ये ब्राह्मणों ने कैसे बनाई, ब्राह्मणों का मतलब ये भी क्योंकि ये वेद का रचना करना, वेदों को पढ़ना इनका ही कार्य था। ठीक है, तो ये वेद की कहो या फिर ब्राह्मणों की कहो, ये व्यवस्था इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। राजा पुरोहित से श्रेष्ठ मानते। पुरोहित ब्राह्मण होते थे लेकिन ब्राह्मण का स्थान उच्च था, लेकिन राजा जो होते ना, राजा स्वयं को पुरोहित से भी उच्च मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों में भेदभाव था। तो आज भी जो है ये चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं अपने को। तो ये वर्ण व्यवस्था जो है बहुत पुरानी जो है चली आ रही है, लगभग 3000 साल पहले से ही वर्ण व्यवस्था है। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया होगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप अपने मन में सोच लेना। आज भी वर्ण व्यवस्था का बहुत ज़्यादा क्या अभी विरोध है। ठीक है भाई, चलिए भाई अब देखिए जनपद। जनपद क्या होते थे, देखिए बाद में क्या होने लगा भाई, जनपद आने लगे। जनपद का मतलब जनों का पद, जनों का पद मतलब जनपद कहलाता था। एक बड़ा एरिया जो होता था वो क्या कहलाता था भाई, जनपद कहलाता था। जैसे कि
मायकों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा होने लगे। जनपदों के राजा मतलब अब लोगों के राजा ना होकर, जनपद का मतलब एक एरिया है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र के राजा होने लगे। कौन भी राजा, जो भी मायक करते थे। जनपद का शब्द अर्थ है जन के बसने की जगह, पूरी जगह जहाँ पर जन बसते हैं उसको जनपद कहते हैं। ठीक है, चलो भाई उसके बाद पुरातात्विक विधि ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, एट्टा के पास अतरंजी खेड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भाई, तीनों के तीनों क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है क्वेश्चन? ऐसे ही आ सकता है कि पुरातात्विक विदों ने किन जनपदों की खोज की। ठीक है, तो किन जनपदों की खोज की? तो तीन है। दिल्ली के पुराना किला, ये जनपद होता था। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं आदि जो है फसलों को उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर, कुछ लाल रंग के होते थे। पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो पुरातत्वों ने जनपदों में कौन से बर्तन मिले, तो चित्रित धूसर पात्र। देखिए, ये देखिए चित्र बनाए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब कटोरी नुमा जो स्ट्रक्चर के होते थे ये मिले हैं। ठीक है भाई, चलो उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। महाजनपद। अब देखिए महाजनपद कब स्टार्ट हुआ? ये जनपद आए 3000 साल पहले, लेकिन महाजनपद जो है वो 25000 साल पहले हुआ। महाजनपद का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक छोटा एरिया है, एक क्षेत्र है, उसको तो कहेंगे भी अपन जनपद। लेकिन एक ये क्षेत्र मतलब पूरे देश पर ही, मतलब पूरे मतलब देश के एक पूरे हिस्से पर, जैसे भारत है, भारत 4 भागों में विभाजित है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, एक जो उत्तर है उसमें बहुत से स्टेट हैं। ठीक है, उन स्टेटों में एक एक क्षेत्र को अपन कहेंगे जनपद, लेकिन पूरे के पूरे उत्तर के एक एरिया को कहेंगे महाजनपद। क्या कहेंगे भी? महाजनपद कहेंगे। तो 2500 साल पहले महाजनपदों का जो है उदय होने लगा। ठीक है, कुछ महाजनपद जो है चित्र 4 में दिखाए गए हैं, जैसे कि मगध वगैरह जो हैं ये महाजनपद थे। ठीक है, इसके अंदर अपन बाद में बात करेंगे, डायग्राम में भी देखेंगे। कई राजधानियों में जो इनकी एक राजधानी होती थी, महाजनपदों की क्या होती थी भाई? एक राजधानी होती थी, उनकी किलेबंदी होती थी, ईंटों से दीवार ऊंची ऊंची बनाई जाती थी। ठीक है, ताकि दूसरे जो राजा जो आक्रमण ना कर पाए। देखिए ये जनपद हैं, इनको अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखना, पाकिस्तान में गंधार इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कई बार, गंधार कहाँ पर पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद देखिए ये कुरु, हस्तिनापुर, पंचाल, कौशाम्बी, मगध, वैशाली, वज्जी, अंग, ये सारे के सारे जो है महाजनपद हैं, महाजनपद के नगर या महाजनपद हैं। अवंती, ठीक है, लगभग 16 महाजनपद थे। कितने थे? लगभग 16 महाजनपद थे। ठीक है, उसके अंदर देखना उज्जैन, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं भी आपके जनपद हैं। उसके बाद और भी जनपद आए, आगे भी अपन जानते रहेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। कहने का मतलब किले की पूरी घेराबंदी की जाती थी। बहुत से जो है इसके प्रयोग हो सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल के लिए रखा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, जनपद के समय में नियमित वेतन दिया जाता था। ठीक है, चलो भाई उसके बाद देखिए कौशाम्बी किले की दीवारें देखना। ये तो कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उनको मतलब बहुत बड़ी बड़ी, आज भी अगर आप कहीं पर जाओगे ना, मतलब जाना कहीं पर भी जो ऐतिहासिक इमारत है उसको देखने जाना, कोई किले विले देखने जाना, तो उन किलों को बहुत ही मतलब ऊंचे पहाड़ियों पर बसाया हुआ मिलेगा, पहाड़ी पर बसाया मिलेगा। उनकी किलेबंदी पाएगी, बहुत बड़ी किलेबंदी पाएगी ताकि बाहर से कोई आक्रमण ना कर सके। ठीक है, ऐसी जो है व्यवस्था आज भी की हुई मिलेगी। चलिए उसके बाद महाजनपदों के कर के बारे में देखना भी, कर कितना लेते थे इस समय पर। कर का मतलब होता है वसूली। जैसे आप टैक्स कहते हो ना, आज के समय में क्या होता है टैक्स, उस टाइम पर भी टैक्स लेते थे। अब देखिए टैक्स लेने की जरूरत क्यों पड़ती थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इतनी सेना रखते थे, सेना को वेतन दिया जाता था। ठीक है, महल बनाते थे, महल बनाने में भी खर्चा आता था, और भी बहुत से चीज़ें करते थे। जैसे आज है, आज सरकार चलती है, तो सरकार चलाने के लिए अपन उसको टैक्स देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सरकार चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों की जरूरत होती है। सेम ऐसे ही उस टाइम पर भी कर दिए जाते थे। ठीक है, और कर कितना होता था ये क्वेश्चन आता है। कृषि जो होती थी, किसान जो होते थे, उनको अपने हिस्से का 1/6, कहने का मतलब जैसे कि 60 किलो अनाज हुआ तो 60 किलो का 1/6 मतलब 10 किलो अनाज जो है ना वो सरकार को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? सरकार को देना पड़ेगा। इतना हिस्सा जो है किसान देते थे। ठीक है, कारीगरों के ऊपर भी कर था। ठीक है, लोहारों के ऊपर भी कर था, पशुपालकों और जानवरों के ऊपर भी कर था, उनको भी देना पड़ता था, व्यापारियों को भी देना पड़ता था, सबको जो है कर देना पड़ता था। कृषि से क्वेश्चन आ सकता है कि महाजनपदों के समय जो है कितनी कर व्यवस्था थी। कृषि में परिवर्तन कैसे आए? देखिए
कृषि के युग में परिवर्तन कैसे है। अब देखिए परिवर्तन तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे लोग मॉडर्न होते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों को खेती के बारे में ज़्यादा पता चलता गया, तो उसमें परिवर्तन अपने आप आते गए। आज भी परिवर्तन आ रहे हैं खेती में, आपने देखा होगा हाइब्रिड आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, 2 महीने में फल देने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी फसल आ रही है, ठीक है। सेम ऐसे ही पहले हुआ कि लोगों ने क्या किया, फसल को उपज बढ़ा दी, ठीक है, उसको दान, जैसे दान का पौधे का रोपण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रोपणे के बाद फिर उसको मतलब क्या करने लगे भी, अच्छे से पैदावार जो है इसको क्या कर दिया भी, बढ़ा दिया गया, परिश्रम जो है बहुत ज़्यादा करने लगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब जो परिवर्तन हुए, ये ज़्यादा बात बताने की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म निरीक्षण देखिए, महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मगध। मगध जो राज्य है, मगध जनपद जो है वो सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण जनपद है। ये क्वेश्चन आता है कि जो वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था, तो मगध था भी। कौन सा था भी, मगध था। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो है मगध बन गया था। क्यों था मगध, क्योंकि ये गंगा और सोन नदी के मध्य में स्थित है। ये पहले चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ मगध कहाँ पर वो स्थित है। तो मगध जो है गंगा और सोन नदी के बीच में अवस्थित है। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये जो जमीन जो थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसीलिए ये जो है महत्वपूर्ण था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। एक जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम करने के लिए लाया जाता था। अब जंगल थे तो सेना में भी ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि हाथियों को सेना में प्रयोग करने के लिए सबसे पहले किस जनपद ने प्रयोग किया था, तो मगध जनपद ने किया था। किसको भी, हाथियों को सेना में प्रयोग, ठीक है। उसके बाद तो बहुत राजा करने लगे, बाद में भी बहुत राजा मगध में दो ही शक्तिशाली शासक हुए हैं, एक तो बिंबिसार और एक हुआ अजातशत्रु। ये दोनों के दोनों ना बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं। ये अपन आगे भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मगध को, तो ठीक है। अशोक को भी पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा याद रखना, मगध में जो है 2 शक्तिशाली राज्य हुए हैं, एक तो बिंबिसार और एक कौन हुआ भी, अजातशत्रु हुआ, ठीक है। उसके बाद देखना, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था, ठीक है। तो ये सारे मगध के बारे में है। मगध ने जो है बिहार के राजगृह, ठीक है, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। तो क्वेश्चन आ सकता है मगध कहाँ पर उपस्थित है, बिहार में है। मगध की राजधानी शुरू में कौन हुई थी भी, राजगृह हुई थी, और बाद में उसको पाटलिपुत्र, आज जिसको पटना कहते हैं, वो राजधानी बन गई थी। उसके बाद देखना 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया, 2300 साल का मतलब ये है 2000 हो चुके हैं, कहने का मतलब 320 की बात है, 320 की बात है, इस सन की बात है। मैसिडोनिया का राजा, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, सिकंदर कहाँ का राजा था, तो सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप व व्यास की नदी के किनारे पहुंचा। अब देखिए हुआ क्या, इस व्यास की नदी के किनारे जैसे ही पहुंचा तो इसके सैनिक डर गए। डर क्यों गए, क्योंकि है ना मगध जो था ना, मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। उसके सैनिक डर गए कि भी हम इसको पार नहीं करेंगे, अगर बाकायदा भाई कुछ गड़बड़ होगी, हमने बाजना पड़ गया तो व्यास नदी को हम पार नहीं कर पाएंगे, सारे के सारे मर जाएंगे, ये तो आत्मघाती हो गया, ठीक है। इसीलिए मगध जो आपके सिकंदर के जो सैनिक थे उसने क्या कर दिया भाई, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, किस नदी को पार करने से मना कर दिया था। उसके बाद भी वज्जी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद हुआ करता था, एक शक्तिशाली राज्य बन गया था भाई। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही एक वज्जी राज्य था। क्या था भी, वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये क्वेश्चन याद रखना, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। मगध की राजधानी जो है राजगृह शुरू में थी, बाद में पाटलिपुत्र थी, ठीक है। देखिए यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। ये देखना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। गण या संघ जो शासन व्यवस्था थी वो किस राज्य की थी, तो वज्जी की थी। इसमें होता क्या था, गण शब्द का प्रयोग जो है कई सदस्यों वाले समूह से किया जाता था। कहने का मतलब इसमें होता था क्या था, कई सदस्यों का समूह होता था, और संघ का मतलब होता था संगठन। अब क्या होता था, इसमें एक राजा ही पूरे के पूरे को मतलब नियंत्रित नहीं करता था, उसमें कई लोगों का जो है शासन होता था, समूह होता था, वो समूह ही क्या करता था भी, शासन करता था। गण या संघ में कई शासक होते थे, कि कई शासक हो गए ना, वो पूरा का पूरा समूह शासक करता था, ना कि एक राजा। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जैसे कहने का मतलब किसी भी एक गण में 20-25 लोग हैं, तो वो उस गण के जितने भी लोग हैं सारे के सारे क्या होते थे भी, शासक होते थे, ठीक है भाई। चलो भाई, ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, सभाओं में एक साथ बैठते थे, बातचीत करते थे। सिंपल सी बात है, सारी चीजें जो है एक साथ करते थे, ये आपको पता चल ही गया होगा। अब देखिए एक लेटेस्ट मतलब एक लाइव एग्जांपल देता हूं, बुद्ध और महावीर। देखिए महात्मा बुद्ध और महावीर जैन, ठीक है, ये दोनों जो थे ना, ये दोनों गण और संघ से संबंधित रखते थे। कहने का मतलब ये दोनों राजा थे। ये राजा किस प्रकार के राजा थे, ये इसी प्रकार के राजा थे कि बहुत से लोग जो है क्या करते थे भी, राजा करते मतलब जो है राज करते थे, उसी से संबंधित थे। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो है
संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो संघ के जीवन का संघ जो है, संघ या गणराज्य, ये बौद्ध संहिता में मिलता है। बौद्ध या महावीर जैन, ये दोनों के दोनों जो है इसमें मिलता है। ठीक है भाई, चलो भाई, उसके बाद वज्र संघ का यह वर्णन दिग्ग निकाय में मिलता है। देखिए वज्र संघ के बारे में कहाँ से पता चलता है? हमारे को दिग्ग निकाय में पता चलता है। ये बात रखना, दिग्ग निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, ये भी बात याद रखना। दिग्ग निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो है लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। कहने का मतलब लगभग 300 BC पहले लिखा गया था। उसके बाद देखना अजातशत्रु और वज्जी संघ। अगर देखिए अजातशत्रु जो था ना, वो वज्जी को क्या करना चाहता था भाई? वज्जी को हथियाना चाहता था, आक्रमण करना चाहता था और उसका राजा बनना चाहता था। ठीक है, और उसने अपने मंत्री, देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत बार आता है कि जो अपना अजातशत्रु जो था उसका मंत्री कौन था? तो वस्कार। उसने वस्कार को कहा कि आप बुद्ध के पास जाओ और बुद्ध के पास जाने के बाद ये पता चलाओ कि वज्जी को कैसे जीता जा सकता है, क्या किया जाए। तो महात्मा बुद्ध उसको कहते हैं कि तू एक काम कर, तू वज्जीवासियों को के लिए ना एक चीज इकट्ठी करके ला, देख क्या वज्जीवासु कैसे हैं। तो वो देख के आता है, वो कहता है कि जी वज्जीवासु पूर्ण और नियमित सभाएं करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, पारंपरिक नियमों का पालन करते हैं, बड़े और सम्मान और समर्थन उनकी बातों में ध्यान देते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, उन्हें बंधन नहीं बनाते, शहरों और गांवों को चैत्य रख रखाव करते हैं, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करते हैं। कहने का मतलब इतनी चीजें करते हैं कौन? वज्जी के लोग। अब महात्मा बुद्ध ने कहा भाई तू एक बात बता, ऐसे राज्य को जीता जा सकता क्या? जो इतना निपुण हो, इतनी सभी चीजें कर सकता हो, ऐसे राज्य को कैसे तू जीत पाएगा? तो ये महात्मा बुद्ध उसको कहते हैं कि ऐसे राज्य को जीत नहीं सकते। सिंपल सी बात है, अगर अपना भी ऐसे राज्य हो जाएगा, अगर ऐसे ही लोग रहने लग जाएंगे तो उसको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी उसको खत्म नहीं कर सकता। तो ये बात जो है एक मतलब एक वाद है, एक संवाद है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कई शक्तिशाली इन संघों को जीतना चाहते थे लेकिन मतलब जीत नहीं पाए। ठीक है, ये जो है अपन जो है आगे भी पढ़ेंगे संघों के बारे में। चलो भाई, उसके बाद अन्यथा में देख लेना 2500 साल पहले एथेंस ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई, प्रजातंत्र और लोकतंत्र। देखिए जो आज चला हुआ है प्रजातंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, जो आज भी चला हुआ लोगों का शासन, ये व्यवस्था सबसे पहले कहाँ से शुरू की गई, कब की गई? तो 2500 साल पहले एथेंस से शुरू की गई थी। लगभग 500 BC पहले एथेंस से शुरू की गई थी भी। कौन सी व्यवस्था? भी प्रजातंत्र और लोकतंत्र। ठीक है, यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली, पहले 200 साल तक चली, आज फिर दोबारा इसी व्यवस्था पर अपन जो है शासन कर रहे हैं। इसमें होता क्या था? इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं है। कहने का मतलब पूर्ण नागरिकता किनको प्राप्त थी, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। 30 से ऊपर जो लोग दास नहीं हैं उनको क्या थी भी? नागरिकता प्राप्त थी। वहाँ एक सभा भी जो महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। ये भी इंपॉर्टेंट भी कि जो एथेंस जो था उसमें एक साल में कितनी बार सभा बुलाई जाती थी। जिस प्रकार आज जो ना एक साल में 2 सभाएं बुलाई जाती हैं, 3 सभाएं बुलाई जाती हैं, वो 40 सभाएं बुलाई जाती थी। कहने का मतलब कितना स्ट्रॉन्ग प्रजातंत्र या गणतंत्र हुआ होगा उस टाइम पर एथेंस के अंदर, आप ये समझ सकते हो। अब देखिए इसमें एक लोकतंत्र में क्या था भी? शासन के कई पदों की नियुक्ति लॉटरी के द्वारा की जाती थी। ये इंपॉर्टेंट है भी। आज भी एक लॉटरी है। ये मान के चलो राज्यसभा के सदस्य नियुक्त करते हैं, वो भी तो एक लॉटरी है। ठीक है, तो कई पदों की नियुक्ति लॉटरियों द्वारा की जाती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी। कि भाई एथेंस बहुत ही मतलब जो आज लोग करना चाहते हैं ना, जो आज कई देश चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हो, वो लगभग 500 BC, कहने का मतलब लगभग 2500 साल पहले ये व्यवस्था एथेंस में थी। ठीक है, व्यापारियों औरतों को नागरिक दर्जा नहीं मिलता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यापारियों, शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता नहीं मिलती थी। ये बात तो ऊपर भी आ सकती है कि भी 30 साल से ऊपर ऐसा व्यक्ति हो जो दास ना हो, वही एथेंस का क्या होगा भी? नागरिक होगा। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? ये आपको बताना है। ये बातें थी, ये चैप्टर था जो मैंने आपको पूरा का पूरा करवा दिया है। यहाँ पर कुछ तिथियाँ हैं जिनके बारे में आपको जान लेना है। नए शासक कब आए? लगभग 3000 साल पहले।
महाजनपद भी 3000 साल पहले, सिकंदर 2300 साल पहले आया, गण और संघ 1500 साल पहले आए। ये बात याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो ये अपन ने जाना किसके बारे में भी, इस चैप्टर को। अब अपन आते हैं भी एमसीक्यूज के ऊपर। किसके ऊपर भी, एमसीक्यूज। एमसीक्यू जरूरी है इस चैप्टर के। मेरे हिसाब से आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं एमसीक्यू करवाने जा रहा हूँ, आपको आंसर देने हैं कि किसका आंसर क्या आएगा, ठीक है भाई। एमसीक्यू करते हैं। देखिए भी एमसीक्यू करते हैं। राज्य राजा, मतलब ये जो चैप्टर है अपना चला हुआ है, ठीक है। राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये मैंने लिख रखे हैं भी, ऐसी कोई नहीं है। थोड़ी बहुत राइटिंग समझ में ना आए, आ सकती है, आ जाएगी वैसे तो। महाजनपदों का उदय कब हुआ, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। क्वेश्चन है तो महाजनपदों का उदय कब हुआ। जनपदों का उदय जो है 3000 साल पहले हुआ था और महाजनपदों का उदय जो है वो 2500 साल पहले हुआ था। ये क्वेश्चन आपको आ ही गया होगा, ठीक है। आपको मन में सोच लेना है। उसके बाद इस समय राजा कैसे बनते थे, तो लड़ाई द्वारा, समझौते द्वारा, यज्ञ द्वारा और किसके द्वारा, ठीक है। तो एक बात याद रखना, उस समय पर राजा जो होते थे वो किसके द्वारा, एक अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, उसके द्वारा बनते थे। एक घोड़ा छोड़ा जाता था, उसको जो पकड़ता था वही जो है, मतलब उससे क्या होना पड़ता था भाई, उससे युद्ध करना पड़ता था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उत्तर वैदिक ग्रंथ होते कौन है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ वे होते हैं जो ऋग्वेद के बाद आए, ठीक है। तो ऋग्वेद के बाद कौन कौन से आए, ये सभी आए। लेकिन पूछ रखा उत्तर वैदिक नहीं है, तो सिंपल सी बात, ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक नहीं है। ये तो जो है खुद उत्तर वैदिक की डेफिनेशन देता है। उसके बाद वर्ण व्यवस्था में प्रथम स्थान किसका था, आखिरी स्थान किसका था। प्रथम जो स्थान था वो ब्राह्मणों का था और आखिरी जो स्थान था वो शूद्रों का था। ये बात याद रखना, ठीक है। ये जो है दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद इस समय राजाओं द्वारा कितना कर लिया जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि कर के बारे में बात कर रहा है कि कितना कर लिया जाता था महाजनपदों के समय, तो लगभग 1/6 कर लिया जाता था। मैंने ये अच्छे से आपको समझाया था। उसके बाद देखना कौन सा जनपद सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा था, तो सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा था भाई मगध। मगध सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से बताया था। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर किस राज्य को जीतना चाहता था, तो भाई मगध को जीतना चाहता था, लेकिन इसके सैनिकों ने मना कर दिया था। किस नदी को पार करने के लिए, व्यास नदी को पार करने के लिए। सिकंदर के सैनिकों ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो भाई व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, वो डर गए थे भाई, ठीक है। उसके बाद वज्जी राज्य की राजधानी क्या थी, तो वज्जी राज्य की राजधानी जो है वो आपकी वैशाली थी, ठीक है। अगर मगध की पूछे तो शुरू में राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्र थी। गण और संघ राज्य का अंत कब हुआ, तो गण और संघ राज्यों का अंत कब हुआ भाई, 1500 BC में जो है इनका अंत हो गया था, गण और संघ राज्य का। उसके बाद भी वज्जी संघ का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो भाई दिग्निकाय बौद्ध ग्रंथ था, इसके अंदर वज्जी संघ का वर्णन मिलता है। महात्मा बुद्ध व जैन का संबंध किस जनपद से है, तो महात्मा बुद्ध और जैन का संबंध जो है वो किस जनपद से है, तो भी मैंने बताया था वज्जी से है, जिसमें क्या होते थे भाई, गण और संघ होते थे। ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा। यज्ञ के अवसर पर राजाओं को की विजय गाथा का गुणगान कौन करता था, तो उसके समय पर उसका जो सारथी होता था वो विजय गाथा का गुणगान करता था। उसके बाद राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव कौन करती थी, उसकी पत्नी करती थी, नहीं भी कौन करता था भाई, उसका पुरोहित करता था। पुरोहित का मतलब ब्राह्मण करते थे, आज भी जल का छिड़काव ब्राह्मण ही करते हैं। अजात शत्रु का मंत्री कौन था भी, वस्कार था, जिसको महात्मा बुद्ध के पास भेजा गया था। कहा गया था कि वज्जी को कैसे जीता जाए, लेकिन उसने हाथ उठा दिए थे कि वज्जी को जीता नहीं जा सकता। उसके बाद एथेंस में कई पदों की नियुक्ति कैसे की जाती थी, तो बहादुरी द्वारा, लड़ाई द्वारा, लॉटरियों द्वारा, चैन द्वारा। तो मैंने बताया था एथेंस जो होते थे कई पदों की नियुक्ति लॉटरी के द्वारा की जाती थी। एथेंस में किन लोगों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, तो मैंने बताया था वो लोग जो दास नहीं हैं और 30 साल से ऊपर हो गए हैं उनको नागरिकता प्राप्त थी, महिलाओं को भी नागरिकता प्राप्त नहीं थी। ये थे भी अपने जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए इस चैप्टर से, ठीक है। देखिए अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको क्विज भी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको वहाँ पर क्विज भी मिलेगी। क्विज कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। क्विज के अंदर आपको जितने भी ये क्वेश्चन करवाए गए ये भी मिलेंगे, प्लस एडवांस भी मिलेंगे, प्लस में साइंस की क्विज भी मिलेगी आपको डेली, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। बहुत ही मतलब एक अच्छी पहल करने जा रहे हैं अपन। स्पेशल कैपिटल लेटर में टाइप करना, स्लैश लगाना यहाँ पर, कैपिटल लेटर में HSSC करना, स्लैश लगाना यहाँ पर और कैपिटल लेटर में ही GS करना, ठीक है। ये पूरा का पूरा टाइप करना। वैसे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, याद नहीं रहता मेरे को, तो आप ऐसे है ना सर्च कर लेना, मेरी फ़ोटो लगी हुई मिलेगी आपको,
दिख जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा PDF जो है, आप जैसी PDF मांगोगे वैसी PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।